हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे चैनल भागवत एनसीईआरटी पे जय श्री राम, हर हर महादेव। मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है। आज मैं एक्सरसाइजेस को एक्सप्लेन करूंगा। एक्सरसाइजेस को इस प्रकार से एक्सप्लेन करूंगा कि चैप्टर एक प्रकार से आपके दिमाग में वापस रिपीट हो जाएगा और एग्ज़ाम में बच्चे आसानी से जब क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो उन्हें समय नहीं लगेगा क्वेश्चन को समझने में और वो आसानी से आंसर दे पाएंगे, थोड़ा दिमाग फ्री रहेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। लिस्ट को पढ़ लीजिए। फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशन। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। खाली स्थान, खाली स्थान में हम भरेंगे क्रॉप। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं चैप्टर के पहले वाले पार्ट में ही क्रॉप के डेफिनेशन को हम पढ़ चुके हैं। क्रॉप को हम हिंदी में फसल कहते हैं। जब जब कहीं पे एक ही प्रकार के पौधों को बड़ी मात्रा में उगा करके खेती की जाती है तो हम उसे क्रॉप कहते हैं। अब दूसरा वाला है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सॉइल। डैश में हम प्रिपरेशन भरेंगे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि किसान को फसल उपजाने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो उसमें यहाँ पे जैसा कि ये पॉइंट बता रहा है, फर्स्ट स्टेप जो इसका पहला काम होता है किसान का, वो क्या करते हैं, वो खेतों को तैयार करते हैं। अब सी, डैमेज्ड सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। डैश में है यहाँ फ्लोट। यहाँ पे मीनिंग है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि किसान बीजों को बोने से पहले अच्छे बीजों का चुनाव करते हैं। तो अच्छे बीजों को चुनाव करने के लिए वो क्या करते हैं कि पानी के अंदर में बीजों को डाल देते हैं और जो खराब बीज हैं, जो सड़े हुए बीज हैं, जो खोखले बीज हैं, वो ऊपर पानी के ऊपर तैरते हैं, तो उन्हें वो अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि जो डैमेज सीड्स है वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द वाटर। तो जो डैमेज सीड्स है वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। डैमेज सीड्स को इसलिए हटाया जाता है ताकि केवल अच्छे सीड्स रहे, और अच्छे सीड्स रहेंगे तो किसान का उपज अच्छा होगा। वो जितना भी वो लगाया रहेगा उसको पूरा का पूरा उसको इनकम मिलेगा। अब डी नंबर पॉइंट है, फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल। इसमें यहाँ पे दो खाली स्थान है, एक में है वाटर और दूसरे में है न्यूट्रिएंट्स। तो किसी भी फसल को उगाने के लिए सही तरीके से उसको सफिशिएंट सनलाइट चाहिए, उसको पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी चाहिए, पानी चाहिए और पोषक तत्व चाहिए। ये जरूरी है जो कि उसे मिट्टी से मिलता है। अब उसके बाद है मैच द फॉलोइंग। मैच आइटम्स इन कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी। पहला है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, दोज क्रॉप्स विच आर रेज्ड इन रेनी सीजन्स आर खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स में जिन फसलों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता है उन्हें उगाया जाता है, जैसे पैडी एंड मेज। इन दो फसलों को, चावल को और मक्का को, ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, इसलिए इन्हें खरीफ क्रॉप्स कहते हैं और इन्हें खरीफ मतलब रेनी सीजन में इन्हें उगाया जाता है। रबी क्रॉप्स जिन्हें ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है, मतलब जाड़े के मौसम में जिन फसलों को उगाया जाता है। इस मौसम में उन फसलों को उगाया जाता है जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, जो ज़्यादा पानी रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया। उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर्स में यहाँ पे बी में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक होते हैं, मिट्टी के अंदर में उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए
इनको समय समय पे दिया जाता है, या फिर बार बार फसलों को उपजाने से मिट्टी के अंदर का जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाता है, तो फिर उसकी भरपाई केमिकल फर्टिलाइजर्स और मैन्योर को देके किया जाता है। अब यहाँ पे है, उसके बाद है ऑर्गेनिक मैन्योर, जैविक खाद। ऑर्गेनिक मैन्योर में आ गया यहाँ एनिमल एक्सक्रेटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। तो ये आप समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। खरीफ क्रॉप्स, तो खरीफ क्रॉप्स में पैडी, मेज यहीं से ले लिया ऊपर से। रबी क्रॉप वीट, ग्राम, ये भी ले लिया यहीं से ऊपर से। अब उसके बाद है राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 9 तक मैं यहाँ से शुरू है। राइट ए पैराग्राफ ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, बी है, ए है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, बी है सोइंग, सी है वीडिंग, डी है थ्रेसिंग। ये सभी, ये चारों पॉइंट्स जो हैं, ये उन स्टेप्स का नाम है, उन क्रियाओं का नाम है, उन कार्यों का नाम है जिन्हें कि किसान करते हैं किसी फसल को उपजाने में। इन एक्टिविटीज़ को पूरा करना पड़ता है किसी किसान को फसल को उपजाने में। तो एक एक करके हम देखेंगे। पहला है, इस पे आपको पैराग्राफ लिखना है, तो आप यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। और पहले समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप समझ लेंगे, माइंड में पिक्चर आ जाएगा, तो फिर आप उसको अपने से भी बना करके लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत वर्ड्स इधर उधर होगा भी तो चलेगा, लेकिन आपको लिखना है तो आप यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। अगर वर्ड्स कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, उसको साथ साथ सुनिए, फिर आप उसको पेन डाउन कीजिए। पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी की तैयारी, मिट्टी को तैयार करना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग ए क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन। तो फसल के उत्पादन में, जो कि हम लोग फूड प्रोडक्शन के लिए जो फसल का जो उत्पादन करते हैं, उसमें ये मिट्टी की तैयारी वो पहला स्टेप होता है, वो पहला कदम होता है। द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग बाय प्लाइंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं, तो उसको, उसकी जुताई करके, उसका लेवलिंग करके, और फिर उसको उसमें खाद मिला करके, ऑर्गेनिक मैन्योर मिलाते हैं। उससे मिट्टी के अंदर ह्यूमस बढ़ जाता है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स कम होता है उसकी भरपाई हो जाती है। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज डन टू लूजन द सॉइल विच इज इसेंशियल फॉर रूट पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल। तो मिट्टी को तैयारी किया जाता है, मिट्टी को ढीला करने के लिए, मिट्टी को पोला करने के लिए, ताकि जो प्लांट्स के, पौधों के जो जड़ हैं, वो मिट्टी के अंदर में वो ज़्यादा पेनिट्रेट करके चले जाएं। दिस अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजीली। लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज द ग्रोथ ऑफ earthworms and microorganisms which will help to keep the soil fertile by adding humus to the soil। यहाँ पे दो मुख्य फायदे आपको बताए जा रहे हैं कि मिट्टी को जब पोला बनाते हैं तो उससे जड़ ज़्यादा मिट्टी के अंदर में पेनिट्रेट कर जाता है, तो जो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, तो जो प्लांट्स के लिए जो ब्रीदिंग होता है, जो सांस लेना होता है, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। और मिट्टी जब पोला हो जाता है, जो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो अर्थवर्म्स होते हैं, केंचुआ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव, इनका ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, और इन्हें फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है, क्योंकि आगे इनका ग्रोथ जैसे जैसे ज़्यादा होता है तो मिट्टी को ये और पोला बनाते चले जाते हैं। मिट्टी के अंदर में ये ह्यूमस जोड़ते हैं, जो कि मिट्टी को ज़्यादा फर्टाइल बनाता है। उसके बाद है लूजनिंग ऑफ सॉइल ऑल्सो ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप लेयर विच इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो मिट्टी को पोला बनाने से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट रिच मिट्टी है वो ऊपर की ओर आ जाता है, जो कि पौधों के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है।
तो पैराग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट किया है और इन पॉइंट्स में आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वाला पूरा का पूरा पॉइंट लगभग कवर हो जा रहा है। अब उसके बाद है सोइंग। सोइंग को हम कहते हैं बीज, जब मिट्टी तैयार हो जाता है तो उसके बाद बीज बोने का जो प्रक्रिया है उसे हम सोइंग कहते हैं। सोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है क्रॉप प्रोडक्शन में। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स और पुटिंग सीड्स इन ब्रैकेट इन द सॉइल फॉर ग्रोथ, फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड सोइंग। तो प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग मतलब बीजों को या तो छींटते हैं या फिर मिट्टी के अंदर डालते हैं ताकि पौधों को उपजाया जा सके। इस प्रक्रिया को हम सोइंग कहते हैं। मैंने आपको बता दिया, बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी, बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी आर सेलेक्टेड, हाँ गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड, इसमें थोड़ा जोड़ दीजिएगा आप। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड, क्वालिटी के बाद सीड्स छूट गया थोड़ा लिखने में। सीड्स आर सेलेक्टेड, बुआई के पहले जो अच्छे क्वालिटी के जो सीड्स हैं उन्हें चुना जाता है। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड ऑफ फूड ग्रेन्स। तो किसान उन बीजों को प्राथमिकता देते हैं जो कि उनके लिए अच्छे क्वालिटी का अनाज उपजा के दे, जिससे कि उनको मतलब ज़्यादा मुनाफा हो, ज़्यादा फायदा हो। सोइंग इज डन बाय आइदर ट्रेडिशनल मेथड्स और बाय यूजिंग द सीड ड्रिल। तो ये बुआई का काम करने के जो तरीके हैं, या तो कुछ पारंपरिक तरीकों को अपनाया जाता है या फिर सीड ड्रिल के मदद से बुआई का काम किया जाता है। अब उसके बाद है सी नंबर में वीडिंग। वीडिंग का मतलब होता है कि आपके खेत में से जहाँ पे आप फसल उपजा रहे हैं वहाँ से जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हटाने का जो प्रक्रिया है उन्हें हम वीडिंग कहते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। वीडिंग, रिमूवल ऑफ अननेसेसरी प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। जो बिना काम के पौधे हैं आपके खेत में उसे हम हिंदी में खरपतवार कहते हैं। तो ये खरपतवार बिना काम के होते हैं, इन्हें हटाने का जो प्रक्रिया है इन्हें हम वीडिंग कहते हैं। द ग्रोथ ऑफ वीड्स इन द फील्ड्स is harmful because they consume a lot of fertilizer, sunlight, water and space meant for the main crop plant and reduce the crop yield. अब इसका क्या नुकसान है यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो खरपतवार का उपज, अगर खरपतवार आपके खेत में उग गया तो ये हार्मफुल है। किसके लिए? तो वहाँ पे जो मेन क्रॉप है उसके लिए। क्यों? कि ये खरपतवार ढेर सारा फर्टिलाइज़र, सनलाइट, वाटर और स्पेस को कंज्यूम कर लेते हैं जो कि मेन प्लांट के लिए होता है। और इससे क्या होता है कि जो मेन प्लांट में जो उनके जो रिसोर्सेस होते हैं ग्रोथ के लिए वो उनको कम पड़ता है, और जिससे जिस क्वालिटी का ग्रोथ होना चाहिए उस क्वालिटी का ग्रोथ नहीं होता है, उससे फसल की उपज कम हो जाती है। सम ऑफ द कॉमन वीड्स आर वाइल्ड ओट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। चेनोपोडियम, ग्रास, एमरैंथस, ये सभी वीड्स के एग्जाम्पल हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। तो जो सबसे बढ़िया समय होता है वीड्स को हटाने का, जब उनके अंदर में फूल और बीज आए उससे पहले ही उनको शुरुआती स्टेज में ही हटा दिया जाता है, क्योंकि अगर फ्लावर्स और बीज आ गए तो फिर वो बहुत तेजी से बढ़ते चले जाएंगे। द वेरियस मेथड्स ऑफ वीडिंग आर रिमूवल ऑफ वीड्स बाय पुलिंग देम आउट विथ हैंड, रिमूवल ऑफ वीड्स बाय यूजिंग ए खुरपा एंड डिस्ट्रॉइंग द वीड्स बाय स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। अब इस खरपतवार को हटाने के यहाँ पे कुछ तरीके दिए हुए हैं। तो पहला तरीका है या तो आप उसको जड़ से उखाड़ लीजिए,
या तो खुरपी की मदद से जड़ से काट लीजिए, खुरपी की मदद से जड़ से उखाड़ भी सकते हैं, और या फिर उसको दवाई का छिड़काव कर दीजिए। दवाई का छिड़काव करेंगे तो उससे भी खरपतवार मर जाता है, क्योंकि दवाई छिड़कने से जो उसका जो हार्मफुल इफेक्ट होता है वो मेन क्रॉप प्लांट के ऊपर उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है, वो केवल खरपतवार को ही मारता है। ये जो वीडीसाइड्स है वो खास खरपतवार को मारने के लिए इन्हें बनाया जाता है। अब उसके बाद है थ्रेशिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। किसान 3-4 महीने मेहनत करते हैं और मेहनत करके फसल उपजाते हैं। जब फसल पक जाता है तो फसल की कटाई करते हैं। तो ये जो कटाई किए हुए जो फसल होते हैं, जिनकी कटाई हो चुकी होती है, उनसे दानों को अलग करने का जो प्रक्रिया है उसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग इज डन टू टेक आउट द ग्रेन फ्रॉम इट्स आउटर कवरिंग कॉल्ड चैफ। थ्रेशिंग किया जाता है, जो दाने होते हैं दाने से छिलकों को अलग करने के लिए थ्रेशिंग का काम किया जाता है। थ्रेशिंग इज कैरिड बाय ए मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। आज के समय में थ्रेशिंग का काम एक मशीन है जिसे हम कंबाइन कहते हैं, और ये कंबाइन दोनों काम करता है, कटाई का भी काम करता है और थ्रेशर का भी काम करता है, मतलब छिलके से दाने को अलग करने का भी काम करता है। थ्रेशिंग इज ऑल्सो डन बाय विनोइंग वेयर द ब्लो ऑफ एयर इज यूज्ड फॉर सेपरेशन। थ्रेशिंग का काम विनोइंग की प्रक्रिया से भी किया जाता है। विनोइंग में जो हवा है हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं बीज दानों को छिलके से अलग करने के लिए। इन ट्रेडिशनल मेथड हार्वेस्टेड क्रॉप इज स्प्रेड ऑन द ग्राउंड एंड क्रस्ड बाय वेरियस कैटल लाइक बुलोक्स कैमल्स बाय वॉकिंग देम ओवर द क्रॉप। तो जो हमारे पारंपरिक तरीके हैं उनमें ये एक तरीका है जिसमें कि जो आपके जो हार्वेस्टेड जो कटाई किया हुआ जो फसल है उसको ज़मीन पे बिछा देते हैं और उसके ऊपर मवेशी को चलाते हैं। मवेशी भारी होते हैं, मवेशी उनको चल चल करके उन्हें क्रश कर देते हैं और जो फसल है उनसे दानों को वो अलग कर देते हैं। अब उसके बाद है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द मैन्योर। इसको मैंने सीधा ही उठा करके एनसीईआरटी वाला डाल दिया है। पहला है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस आपको बताना है। फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट को हम लवण भी कहते हैं। फर्टिलाइजर मैन मेड होता है। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। तो जो खाद होता है ये प्राकृतिक चीज़ होता है और खाद बनता है जो गाय का गोबर हो गया या फिर पौधों के जो बचे हुए हैं, पौधों से रिलेटेड जो वेस्ट हैं, उनका डिकम्पोजिशन हो करके मैन्योर तैयार होता है। डिकम्पोजिशन वो प्रक्रिया है जिसमें कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो अर्थवर्म्स हैं, वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को खा खा करके इनको तोड़ देते हैं। वही उसी प्रक्रिया को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। उसके बाद है फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को हम कारखानों में तैयार करते हैं। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। मैन्योर को हम खेत में भी तैयार कर सकते हैं। खेत में कोई जगह ले करके वहाँ पे खड्डा बना करके किसान क्या करते हैं, उसमें काउडन और जो वेस्ट हैं, प्लांट वेस्ट हैं, उन्हें वो डाल देते हैं। और भी जो दूसरी चीज़ें हैं वेस्ट्स जिनसे कि नेचुरल मैन्योर बनता है, वो तैयार करते हैं। अब उसके बाद है फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। तो फर्टिलाइजर्स में इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है मैन्योर की तुलना में। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मैन्योर के अंदर में फर्टिलाइजर्स के तुलना में थोड़ा कम होता है।
अब उसके बाद है व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। इरिगेशन को पानी, फसल में पानी देने की जो प्रक्रिया है उसे हम इरिगेशन कहते हैं। यहाँ पे दो मेथड्स को बताना है जिनसे कि पानी की बचत होती है। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड्स इज कॉल्ड इरिगेशन। खेत के अंदर में जो फसल हैं उनमें पानी देने की जो प्रक्रिया है उसे हम इरिगेशन कहते हैं। द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। जो इरिगेशन के जो आधुनिक तरीके हैं उससे पानी की बचत करने में मदद मिलती है। The two main modern methods of irrigation which conserve water are following. First, sprinkler system. Second, drip system. Sprinkler system. This method is used mainly in uneven land where sufficient water is not available. स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल उन जगहों पे किया जाता है, उन खेतों में किया जाता है जहाँ की जमीन समतल नहीं है, एक समान नहीं है। The sprinkler system is also very useful for sandy soil. इस स्प्रिंकलर सिस्टम जहाँ की मिट्टी बालुई मिट्टी है वहाँ पे भी ये काम में आता है। In sprinkler system, perpendicular pipes having rotating nozzles at the top are joined to the main pipe line at regular intervals. स्प्रिंकलर सिस्टम में परपेंडिकुलर पाइप्स लगे होते हैं जो मेन पाइपलाइन होता है उसमें, और उन पाइप्स के ऊपर में रोटेटिंग नोजल्स होते हैं। When water from a tube well is allowed to flow through the main pipeline under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. जो मेन पाइपलाइन होते हैं जिसमें कि थोड़े थोड़े जगह पे परपेंडिकुलर पाइप्स लगे होते हैं, वो पंप से कनेक्टेड होते हैं। तो जब पंप के जरिए पानी छोड़ा जाता है प्रेशर में, तो वो नोजल्स के जरिए पानी ऐसे निकलता है जैसे कि बारिश हो रहा है। दिस वाटर गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप प्लांट्स एज इफ इट इज रेनिंग। तो ये जो पानी जो नोजल से बाहर निकलता है वो इस तरह से वो निकलता है बाहर जैसे लगता है कि बारिश हो रही है पौधों के ऊपर, फसल के ऊपर। अब उसके बाद है ड्रिप सिस्टम। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है, इसमें पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता है। इन द ड्रिप सिस्टम देयर इज ए नेटवर्क ऑफ नैरो पाइप्स विथ स्मॉल होल्स। पतले पाइप्स का नेटवर्क बिछा होता है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, खेत में बिछाए गए होते हैं। लेट डाउन इन द फील्ड in this arrangement water is given drop by drop directly to the roots of the plants. इस अरेंजमेंट में पानी को एकदम ड्रॉप बाय ड्रॉप दिया जाता है, सीधा जो प्लांट के जो रूट्स हैं वहाँ उसमें डाला जाता है पानी। इन दिस सिस्टम ऑफ इरिगेशन वाटर इज कंप्लीटली सेव्ड। इरिगेशन के इस सिस्टम में पानी की पूरी बचत हो जाती है। अब उसके बाद है 7, इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। थोड़ा सा यहाँ क्लियर नहीं है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन इट विल नॉट ग्रोन वेल। अगर गेहूं को खरीफ सीजन में बोया जाएगा तो वो सही तरीके से उसका उपज नहीं होगा। दिस इज बिकॉज वीट प्लांट्स कैन नॉट टोलरेट टू मच वाटर ऑफ द रेनी सीजन। क्योंकि अगर खरीफ सीजन होता है बरसात वाला सीजन, अगर गेहूं को उस सीजन में बोया जाएगा तो उसके अंदर में बहुत ज़्यादा पानी टोलरेट करने की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए वो फसल ठीक से उगेगा नहीं, खराब हो जाएगा। उसके बाद है 8 नंबर में एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन ए फील्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस प्रकार से जो मिट्टी है उसके ऊपर लगातार अगर फसलों का उपज होता है तो मिट्टी के ऊपर असर हो जाता है उसका।
तो मिट्टी के ऊपर क्या असर होता है, तो मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाती है। द रिपीटेड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड रिमूव्स ए लॉट ऑफ प्रीशियस मिनरल एलिमेंट्स। तो अगर लगातार हम किसी खेत में अगर फसलों को उपजाते रहेंगे तो उसमें से जो कीमती मिनरल एलिमेंट्स है, ऑर्गेनिक मैटर है और दूसरे जो मिनरल्स हैं वो मिट्टी से कम हो जाता है, वो अफेक्टेड हो जाता है। फ्रॉम द सॉइल विच अफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, वो मिट्टी से कम हो जाते हैं और फिर क्या होता है कि जो मिट्टी का जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाता है। उसके बाद है वाटर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। अभी पैराग्राफ में वीडिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वीड्स वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि मेन क्रॉप प्लांट के साथ उपज जाते हैं। द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलॉन्ग विथ ए कल्टिवेटेड क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। तो जो बिना काम के पौधे जो कि जिस पौधे की आपने खेती की है उसके साथ जो उपज जाते हैं उन्हें हम वीड्स कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है वाइल्ड ओट, ग्रास, एमरेंथस। वी कैन कंट्रोल वीड्स बाय फॉलोइंग मेथड्स। तो नीचे तरीके दिए हुए हैं जिनसे कि हम खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या तरीका है, बाय रिमूविंग वीड्स बाय पुलिंग देम आउट विथ हैंड। वीड्स को हम सीधा हाथ से जड़ से उखाड़ लेते हैं। बाय रिमूविंग वीड्स बाय यूजिंग ए ट्रॉवेल, खुरपा का इस्तेमाल करके हम उसको जड़ से काट लेते हैं या फिर जड़ से उखाड़ भी सकते हैं। उसके बाद है बाय स्प्रेइंग केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। तो वीडिसाइड्स वो दवाई होती है, वो दवाई होते हैं जो कि खरपतवार को मार देते हैं। तो उन दवाइयों के छिड़काव से भी जो खरपतवार हैं, जो वीड्स है, वो कम हो जाते हैं। अब चलिए आते हैं वापस 10 नंबर क्वेश्चन में, फ्लो चार्ट। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट आपको बनाना है जो कि गन्ने की खेती में मतलब किस किस प्रक्रिया से गुजर के गन्ने की खेती हम करते हैं, गन्ने का फसल हम उपजाते हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है। उसको आपको एक मतलब उसका फ्लो चार्ट बनाना है। तो इसमें पहला स्टेप होगा प्लॉइंग द फील्ड। दूसरा स्टेप होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा प्लॉइंग द फील्ड, तीसरा स्टेप आप उसमें सोइंग, बीज को बोते हैं, चौथा स्टेप है आपको मैन्योरिंग, उसमें खाद देते हैं, पांचवा स्टेप है इरिगेशन, उसकी सिंचाई करते हैं, छठा स्टेप है हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई करते हैं, और लास्ट स्टेप है आप उसको सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री में उसको भेजते हैं। तो पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा प्लॉइंग द सॉइल, तीसरा सोइंग, चौथा मैन्योरिंग, पांचवा इरिगेशन, छठा हार्वेस्टिंग और सातवां आखिरी स्टेप में उसको हम शुगर फैक्ट्री में भेज देते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं इधर, लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। डाउन में क्या, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप। तो डाउन में इरिगेशन, यहाँ ये डाउन है, इसमें इरिगेशन। उसके बाद कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, मतलब स्टोरेज। दूसरा है आपका ये वाला पार्ट, स्टोरेज। अब तीसरा है सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल। क्रॉप यहाँ पे डाउन साइड में ये है क्रॉप। अब उसके बाद है क्रॉस, ए मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप। तो पहला है हार्वेस्टर, तीसरा नंबर है
थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है लगता है सीक्वेंस में। अक्रॉस वाले सेक्शन में जो पहला है, अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप, उसको हम हार्वेस्टर कहते हैं। दूसरा है ए रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस। तो रबी क्रॉप जो कि दाल की श्रेणी में आता है, जिसकी जिसकी बुआई हम रबी सीजन में करते हैं। तो ये ग्राम हो गया चना, ये चना। उसके बाद है लास्ट वाला, ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चैफ। तो उसको हम लास्ट वाला क्रॉस है विनोइंग, WINNOWING। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइजेज भी ख़त्म हो गए, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं छोटे छोटे वीडियोस में इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डालूंगा और इसके बाद में इसके अगले चैप्टर को मैं डालूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, कृपया मेरे शॉर्ट्स को फॉलो करें, क्योंकि उसमें वो शॉर्ट्स मेरे क्वाइट मोटिवेटिंग शॉर्ट्स हैं, और उसमें जो NCERT की जो कीवर्ड्स हैं उन शॉर्ट्स में मैंने एक्सप्लेन किया है। आप लोगों को मेरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अगर वीडियो मेरा चैप्टर मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।